नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका फिजिक्स की क्लास 3 में। कल हमने पढ़ा था बिग बैंग थ्योरी और हमने जाना था पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास को एक सामान्य चर्चा हम लोगों ने की थी। तो इसी क्रम में मध्य प्रदेश प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए 7वीं यूनिट जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसके अगले चरण के अंतर्गत हम फिजिक्स जो सब्जेक्ट है हमारा विषय है उसके एक सामान्य सिद्धांत जो हैं, मौलिक सिद्धांत, उनकी चर्चा करेंगे। तो पहला, जैसा कि हम देख रहे हैं, एक आर्किमिडीज नामक साइंटिस्ट थे। उन्होंने आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया था और इस आर्किमिडीज सिद्धांत का और भी नाम है, इसे तैरने का नियम भी कहते हैं। तैरने का नियम, या फिर इसे उत्प्लावकता का नियम भी कहते हैं। उत्प्लावकता का नियम, या फिर इसे उत्प्लावन का नियम भी कहते हैं। नियम भी कहते हैं। तो आखिरकार ये होता क्या है? तैरने का नियम, आर्किमिडीज जो वैज्ञानिक थे, इनको इसकी जरूरत कैसे पड़ी? क्यों उनके दिमाग में आया कि इसका भी एक नियम हो सकता है, नहीं हो सकता? तो इस विषय पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ये क्या है आखिरकार? ये होता है कि कोई वस्तु किसी द्रव, यानी कि सीधा उदाहरण हमारे सामने द्रव होता है, उसको हम लेते हैं पानी। पानी क्या है? एक लिक्विड पदार्थ है, बिल्कुल पता है सबको। पानी लिक्विड है। यहां पर हम पानी की केवल भौतिक अवस्था की बात करेंगे, इसका केमिकल कंपोनेंट की बात नहीं करने वाले। तो पानी एक लिक्विड यानी द्रव अवस्था है किसी पदार्थ की, और द्रव अवस्था है तो इसमें अगर कोई वस्तु कब तैरेगी, उसको कब तैरना है और कब नहीं तैरना है, इन दोनों बातों को उसने डिफाइन किया। और क्या कभी इन दोनों के बीच की कंडीशन बन सकती है, तैरने या ना तैरने के बीच की? यानी इन दोनों के जो बीच की कंडीशन है, बीच की अवस्था, यानी कोई वस्तु तैर भी ना रही हो और डूबी भी ना हो, तो वो क्या हो सकती है? यानी कोई वस्तु, जैसे मान लो ये पानी है, यहां पर अगर ये बीचों बीच है, यानी कि ना तो वो सतह के ऊपर है और ना ही तल में है, पानी के अंदर कहीं स्थिर है, तो वो बीच की अवस्था भी कब होगी, कैसे होगी, हम इस पर थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं। तो हम लोग देख रहे हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, और आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि जब किसी वस्तु को, यानी कि किसी ठोस को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर एक बल लगता है। यानी कि अगर एक पात्र है, मान लीजिए पानी का भरा हुआ है, तालाब हो सकता है, कुआं हो सकता है, अगर एक ठोस को ये रस्सी से बांधा हमने, इसको इसमें डुबाया, जैसे ही डुबाया हमने इसको नीचे लेके आए, जैसे ही हम इसे नीचे लेकर के आए, तो इस वस्तु पर नीचे से एक बल कार्य करेगा, और इसी बल को, एक बल जो है ये कार्य करेगा, इसी बल को उत्प्लावक बल कहेंगे। यही बल जो है उत्प्लावक बल होता है। इंग्लिश में इसे वायोंट फोर्स कहते हैं। अभी मैं दिखाऊंगा क्या होता है। यानी कि जब इस वस्तु को ऊपर से हमने डुबाया और नीचे से उस वस्तु पर एक बल कार्य किया, जिस बल को क्या कहते हैं? उत्प्लावक बल कहते हैं। अब ये नीचे से जो लगने वाला जो बल है वो कितना होगा? सवाल ये है। ये जो बल है ये इस वस्तु के द्वारा पानी में डुबोया, तो इस वस्तु के द्वारा पानी के क्षेत्र में कुछ जगह बनाई, एडजस्ट किया, यानी कि उसने अपनी जगह पर पानी को विस्थापित किया। तो इस वस्तु के द्वारा विस्थापित जो जल है उसका भार जितना होगा उतना ही
वो बल लगाएगा, यानी कि वस्तु के द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होगा। यानी किसी वस्तु को जब किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उस वस्तु पर एक बल कार्य करता है, और ये जो बल है उस वस्तु के द्वारा लगाए गए हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। एक चीज और थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको, एक होता है द्रव्य और एक होता है द्रव, दोनों फर्क होता है। द्रव्य यानी कि पदार्थ बोलते हैं इसको, सीधी बात, मैटर, और द्रव यानी लिक्विड, यानी कोई चीज तरल है या नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं पदार्थ। और ये क्या है, लिक्विड यानी तरल। तो दोनों को में अंतर नहीं आना। द्रव, इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, ये सामान्य भौतिकी की अवस्थाएं हैं। लेकिन इससे आगे जब जाते हैं तो प्लाज्मा अवस्था, बॉस-आइंस्टीन स्टेज, ये भी होती है, लेकिन खैर उस पर चर्चा नहीं करना। तो द्रव यानी लिक्विड होता है। जब किसी वस्तु को किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उस वस्तु पर नीचे से एक बल कार्य करता है, और उस बल, और वो बल जो है उसी बल को कहते हैं उत्प्लावक बल, उत्प्लावन का बल। और ये उत्प्लावक बल उतना होता है जितना उस वस्तु के द्वारा, उसके द्वारा द्रव को विस्थापित किया जाता है या हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। इसको हम एक इमेज के जरिए समझते हैं। ये कोई पात्र है जिसमें ये वेट जो है उसको रीड करने के लिए एक वेट मीटर है, और इसको जब हमने, ये पदार्थ है 5 kg का, और जब द्रव में डुबोया तो एक वेट मीटर इधर लगा, ये पानी है, यहां से निकल के जाएगा। जितना भी इस वस्तु के द्वारा जो पानी है इधर जाएगा और इसमें पात्र में इकट्ठा होगा। तो हम इसमें देखते हैं, क्या देखते हैं, जब इसको डुबाया तो इसका जो वेट था पहले 5 पर था, कम होकर के कितने पर आ गया, 3। यानी कि इन दोनों के मध्य यहां से घट करके कहां तक आ गए, यहां पर, यानी कि -2 किलोग्राम की क्या हुई, कमी हुई। स्वाभाविक सी बात है। अगर ये 2 किलोग्राम यहां से यहां तक कम हो गया और ये वस्तु रहेगी 5 की, लेकिन नीचे से 2 किलोग्राम का क्या, 2 किलोग्राम इसकी जगह क्या हो गया, पानी बाहर आ गया, जिसमें हो गया। इसको जब वेट किया तो इसका कितना वेट है भाई, 2, और यहां पर कितना अभी फिलहाल 0, और यहां पर कितना है ये 2 किलोग्राम। जब ये 2 किलोग्राम इसमें आ गया तो स्वाभाविक सी बात है इसमें कितना होना चाहिए, 2 किलोग्राम कम होना चाहिए। यानी कि वस्तु पर नीचे से जो वायंट फोर्स है, उत्प्लावक बल है, वो कितना लगेगा, 2 किलोग्राम लगेगा, क्योंकि उस वस्तु के द्वारा 2 किलोग्राम जल को ही विस्थापित किया गया। तो वस्तु पर नीचे से 2 किलोग्राम लग रहा है और ऊपर से इसका 2 किलोग्राम पानी बाहर भी हो गया है। तो इस वस्तु का जो वास्तविक वेट पानी में डूबे होने पर जो एहसास होगा, रीडिंग में कितना आना चाहिए, 5 - 2, 3 किलोग्राम आना चाहिए। देखो इसमें घड़ी भी 3 दिखा रही है कि नहीं दिखा रही, इसका कांटा जो है 3 पर है कि नहीं। तो ये है, इसको हम एक वीडियो के जरिए भी एक देखने का प्रयास करते हैं। Some things float on water while others sink. Think about throwing a pebble in the water. Does it sink or float? How about a basketball? Does it sink or float? Little pebbles sink while a giant basketball floats. But why is that? The secret is buoyancy, or the ability of objects to float in water or air. Whether or not an object has buoyancy depends mostly on 2 factors: the amount of water an object displaces and the density of an object. A pebble is dense and displaces very little water, therefore it sinks. However, a basketball is not very dense and displaces more water, therefore it floats. Let's use the building of megaships to help us truly understand the idea of buoyancy. Have you ever seen a U.S. battleship? They are huge mini-cities that carry thousands of military soldiers, weapons, even airplanes.
and all the supplies needed to live on sea for long periods of time. How do these megaships stay afloat as the battleship is placed? तो हमने ये देखा, वीडियो में देखा कि जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया, बॉल को डाला, तो बॉल पानी पर क्या है, तैरने लगी। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा जो हटाया गया द्रव था वो उस वस्तु के भार से अधिक था। सीधी बात। अब कोई वस्तु किसी द्रव में कब डूबेगी, द्रव में कोई वस्तु कब डूबेगी, ये सवाल आता है। और डूबेगी, इसके 3 अवस्थाएं बन सकती हैं। पहला, वस्तु का जो भार है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर हो सकता है। वस्तु का जो भार है द्रव के भार से कम हो सकता है, अधिक हो सकता है। तीसरी अवस्था जो है, वस्तु का भार द्रव के भार से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। इन तीनों अवस्थाओं में क्या होगा, अगर वस्तु के द्वारा, अगर ये कोई वस्तु है पानी के अंदर डुबोई गई तो इसके द्वारा जो जल हटाएगा, मान लीजिए इतना जल हटा दिया गया, अगर इन दोनों का वेट बराबर है तो क्या कंडीशन बनेगी। अगर इन दोनों का स्टेज 1 में भी डायग्राम बनाए, इसके द्वारा कंडीशन ये बनेगी कि वस्तु पानी की सतह से टच करके, बिल्कुल पानी की सतह से टच करते तैरती रहेगी, पानी के अंदर, पानी के अंदर तैरती रहेगी। नंबर 1 कंडीशन। नंबर 2, अगर वस्तु का भार द्रव के भार से अधिक है, और ये मान लीजिए पात्र है, एक पात्र है, अगर वस्तु का भार, ये कंडीशन 1, 2, 3, वस्तु का भार यदि द्रव उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से अधिक है तो वस्तु पानी में सीधे सीधे अंदर जाकर डूब जाएगी। यानी कि कंडीशन 2 में क्या हो जाएगा, वस्तु डूब जाएगी। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, मान लीजिए वस्तु है, तीसरी कंडीशन है वस्तु का भार द्रव के भार से क्या कम है, यानी कि वस्तु पानी को ऊपर तैरेगी। मान लो ये कोई वस्तु है, बॉल है, फुटबॉल है, पानी पर तैरेगी। तो ये है हमारा आर्किमिडीज का सिद्धांत, यानी तैरने का नियम, उत्प्लावन का नियम, उत्प्लावकता का नियम। और इसी के अंतर्गत हमने देखा था बायोंट फोर्स, यानी कि उत्प्लावक बल। और उत्प्लावक बल क्या होता है, वस्तु पर द्रव के द्वारा लगाया गया बल। और ये बल कितना होता है, उतना जितना उस वस्तु के द्वारा उस द्रव को विस्थापित किया जाता है। अब एक कदम आगे चलते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के उपयोग क्या है। आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग हम जलयान और पनडुब्बियों में करते हैं। जलयान, अभी हमने जहाज का चित्र देखा था कि कितना बड़ा जहाज था, उसके ऊपर बहुत सारे विमान रखे थे, सारी चीजें। तो जलयान और पनडुब्बियों के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। उपयोग कैसे किया जाए कि वस्तु का जो भार है उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी वो वस्तु तभी। और ये भार कम कब होगा, जब उसका आयतन अधिक कर दिया जाएगा, यानी उसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा कर दिया जाए और उसके द्वारा जो हटाया गया द्रव है वो कम होगा। और जब कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है उस पर लगने वाला बल भी क्या होगा, कम होगा। दूसरी बात, दुग्धमापी, हम लैक्टोमीटर से, एक प्रश्न भी है या कभी कभी पूछा था शायद 2017 या 15 में इस क्वेश्चन को पूछा था कि पानी, दूध का घनत्व किस यंत्र से मापा जाता है। तो दूध की शुद्धता का मापन
दुग्ध मापी से किया जाता है, उसका नाम है दुग्ध मापी। इंग्लिश में इसे कहते हैं लैक्टोमीटर। तो द्रवों की शुद्धता मापने के लिए हमें इस बात का निश्चित पता रहता है कोई द्रव का जो घनत्व कितना है कितना नहीं है, तो इस चीज के लिए हम लोग पता कर लेते हैं। दूसरा आर्द्रता मापी, यानी कि जब एयर के अंदर कितनी मात्रा में पानी है, उसकी आर्द्रता यानी जलवाष्प मौजूद है कितनी नहीं है, कम है ज्यादा है, उसका भी इस चीज से ज्ञात करते हैं। ये तो थे इसके उपयोग। अब इसके बाद हम मूव करते हैं अगले सिस्टम की तरफ, और अगला जो हमारा है न्यूटन के गति के नियम। अगला टॉपिक हमारा है न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम क्या है? न्यूटन एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने कोई अपनी पुस्तक लिखी और इस पुस्तक का नाम था फिलोसफिया न्यूचरलिस प्रिंसिपिया। ये गलत है, गलत नाम है थोड़ा सा, प्रिंसिपिया नाम है इस जगह। प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया मैथमेटिका, शॉर्ट में इस नाम का, इस बुक का नाम ही है द प्रिंसिपिया। 1687 में ये किताब लिखी, और 1687 में ये किताब लिखी, इसमें न्यूटन के गति के नियम दिए, और न्यूटन के गति के नियम इन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए, 1, 2 और 3। तो एक एक करके हम इनको समझेंगे, और हमें सामान्य चर्चा करनी है, ना कि हमें कोई इस पर विशेष अध्ययन करना है। और जब हम सामान्य चर्चा करेंगे, और उतनी ही सामान्य चर्चा हमारी प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवश्यक होती है, ना कि हमें इससे ज्यादा। जितनी प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवश्यक है उतनी ही हम चर्चा करेंगे। गति का प्रथम नियम, और प्रथम नियम क्या था? गति का प्रथम नियम क्या कहता है? और गति का प्रथम नियम अगर हम पढ़ते हैं तो इसे न्यूटन ने 1687 में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में दिया था। और प्रथम नियम ये कहता है, यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, यानी कोई वस्तु क्या है? स्थिर अवस्था में है, तो वो स्थिर रहना चाहेगी, और यदि कोई वस्तु गतिज अवस्था में है तो वो हमेशा गतिज अवस्था में रहना चाहेगी, गतिज रहना चाहिए। यानी कि वो वस्तु जिस अवस्था में है वो उस अवस्था में रहना चाहिए। कब तक? जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगा करके बाहरी बल द्वारा उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। किसी वस्तु के अपनी मूल अवस्था में बने रहने की प्रकृति को क्या कहते हैं? मूल अवस्था में बने रहने की प्रवृत्ति, यानी कि वो गतिज है तो गतिज रहना चाहिए, और स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहिए। और आखिरकार गतिज और स्थिर अवस्था होती क्या है? मतलब मैं नया पेज अगर निकालूं तो वो मैट्रिकुलोज बोर्ड चाहिए ना आपको, खाली हाँ बोर्ड चाहिए, बोर्ड पे चाहिए, ऊपर से तीसरा, ऊपर से गतिज अवस्था और स्थिर अवस्था।
दो अवस्थाएं हैं जिसका हमें जिक्र किया। गतिज अवस्था, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति में समय, स्थिति, अवस्थिति, वातावरण यानी उसके आसपास क्या है कि सापेक्ष यानी उनके संदर्भ में यदि वो गतिज है, गति करती है या फिर वो अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। परिवर्तन मतलब अपनी स्थिति में बदलाव करती है, तो हम कहेंगे कि वो वस्तु क्या है, गतिज अवस्था में है। वहीं अगर कोई वस्तु ऐसा नहीं करती है तो वस्तु क्या हो जाएगी, स्थिर अवस्था में हो जाएगी। तो इसी से निकल के आता है वस्तु की अपनी यथास्थिति बनाए रखने की प्रवृत्ति, इसी को कहते हैं इनर्शिया यानी कि जड़त्व। तो जड़त्व क्या होता है, तो जड़त्व दो प्रकार का हो जाएगा, इसी चीज से हमें निकल के पता चला। जड़त्व दो प्रकार का हो जाएगा, कौन सा, पहला ब्राह्म अवस्था का जड़त्व, दूसरा गतिज अवस्था का जड़त्व। ब्राह्म अवस्था का जड़त्व का मतलब होता है कोई वस्तु अगर ब्राह्म अवस्था में है तो ब्राह्म अवस्था में रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगा करके उसकी मूल स्थिति में विस्थापन उत्पन्न ना कर दिया जाए। वहीं गतिज अवस्था के जड़त्व का क्या मतलब है, अगर कोई वस्तु गतिज अवस्था में है यानी कि गतिशील है, लगातार अपनी समय, परिस्थिति, स्थिति और अपने वातावरण के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है तो उसे कहेंगे गतिज अवस्था में है। और अगर वो गतिज अवस्था में है, ऐसा कर रही है, तो वो जब तक करती रहेगी तब तक उस पर कोई बाह्य बल लगा करके उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन की चेष्टा ना की जाए, वो तब तक ऐसा करती रहे। इसे गतिज अवस्था का जड़त्व कहेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं, और इसका एग्जाम्पल ये है कि यदि कोई वस्तु, मान लीजिए कोई स्थिर अवस्था के जड़त्व की बात करते हैं, ये हमारा कोई गिलास है, इसके ऊपर हमने एक पेपर कार्ड रखा, उसके ऊपर हमने कोई एक वस्तु रखी। अगर हम इसको पकड़ करके एकदम एक झटके से खींच देते हैं तो ये जो पेपर कार्ड है ये गतिज अवस्था में आ जाएगा, गतिज हो जाएगा, यानी गति की अवस्था में आ जाएगा ये। और ये चूंकि अपनी स्थिर अवस्था में है तो ये क्या होगा, ये जो है इसके पेपर के हटते से ही ये नीचे धड़ाम से आ गिरेगा। यानी कि पेपर की स्थिति में तो गति उत्पन्न हो जाएगी, लेकिन ऊपर जो वस्तु रखी है, सिक्का या कोई भी वस्तु रख लीजिए, पत्थर रख लीजिए छोटा सा, वो अपनी स्थिर अवस्था बनाए रखने की चेष्टा करेगा और उसी की यही प्रवृत्ति उसे गिलास के अंदर जाने पर विवश करेगी। दूसरी चीज आप लोगों ने देखा होगा, स्थिर अवस्था का जड़त्व की बात करते हैं तो जब हम किसी बस में या कहीं सवारी करते हैं और बस में जब बैठे रहते हैं, बस खड़ी रहती है, जब बस एकदम से चलने लगती है तो हमें पीछे की तरफ एक हल्का सा झटका लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर का जो नीचे का भाग है, जो हमारी कुर्सी से सटा है, जो बस की सतह से सटा है, वो तो गति की अवस्था में तुरंत आ जाएगा, लेकिन हमारा ऊपर का जो भाग है, सिर वाला भाग है, वो अपनी यथा स्थिति में नहीं आएगा। उसे गतिज अवस्था में आने में कुछ समय लगेगा, क्योंकि बस जो स्थिर थी उसे एकदम से गतिज अवस्था में आई और हमारा नीचे का जो पार्ट है वो तो उसके अकॉर्डिंग एकदम से जल्दी आ गया तुलनात्मक रूप से, लेकिन हमारा जो सिर वाला भाग है, ऊपर वाला भाग है, वो देर में आया, तो हमें पीछे की तरफ एक झटका लगेगा। तो स्थिर अवस्था का जड़त्व यहां पर हमें महसूस होता है दैनिक जीवन में। दूसरा गतिज अवस्था का जड़त्व उसी बस में, जब बस लगातार एक समान गति से चल रही तो हमें ऐसा लगेगा नॉर्मल हम बैठे, लेकिन जैसे ही कोई ब्रेकर या किसी भी वजह से या ड्राइवर को बस रोकना हो किसी भी कारण से, जब वो रोकता है तो क्या होगा, तो ये होगा कि हमारा जो नीचे का पार्ट है वो फिर से स्थिर अवस्था में तुरंत आएगा बस के सापेक्ष, लेकिन हमारा ऊपर का जो पार्ट है सिर वाला, वो गति की अवस्था में रहेगा। और जब वो गति की अवस्था में रहेगा तो हम आगे की तरफ झुक जाएंगे और खास तौर पर हमारा ज्यादातर भाग, हमारे सिर वाला भाग यानी बॉडी का ऊपर वाला पार्ट जो आगे की तरफ झुकेगा। तो ये गतिज अवस्था का एग्जाम्पल है। अब इसके बाद हम आगे इसमें देखते हैं न्यूटन के गति का दूसरा नियम। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, तथा संवेग में परिवर्तन
बल की दिशा में होता है। संवेग क्या होता है? सबसे पहली चीज हमारे यहां संवेग ही हो जाती है। संवेग क्या है? संवेग, अगर हम किसी वस्तु के वेग में उसके द्रव्यमान का गुणा कर दिया जाए, यानी किसी वस्तु का संवेग अगर p है और उस वस्तु का वेग अगर v है, अगर उस वस्तु का द्रव्यमान m है, तो अगर उसके वेग में उस वस्तु के द्रव्यमान का गुणा कर दिया जाए तो संवेग प्राप्त होता है। अब बात आ जाती है भाई, ये तो हमें पता चल गया किसी वस्तु का द्रव्यमान ये हो गया, इसमें जो m है वो वस्तु का द्रव्यमान है, और v क्या है? ये वेग है। वेग क्या होता है? वेग एक निश्चित दिशा में वस्तु की गति या चाल होती है, सीधी बात, ज्यादा दिमाग मत लगाओ। मगर कोई वस्तु अगर चल रही है, गतिज अवस्था में है, तो हम कहेंगे कोई वस्तु यथा समय स्थिति परिस्थिति अपने वातावरण के सापेक्ष अपनी स्थिति में लगातार परिवर्तन कर रही है, तो हम कहेंगे कि वो वस्तु एक निश्चित चाल से चल रही है, तो वो उस वस्तु की चाल होगी। लेकिन जब हम उसमें देख देंगे कि एक निश्चित दिशा में जब वो अपने सापेक्ष वस्तु वातावरण स्थिति अवस्थिति के अनुसार परिवर्तन करती है, जब दिशा उसमें ऐड हो जाती है तो वेग हो जाता है। यानी वेग, सीधी बात, हम चाल, वेग को हम क्या कह सकते हैं? यानी चाल प्लस दिशा। जब चाल में दिशा ऐड हो जाती है, वेग हो जाता है, और जब इस वेग में उस वस्तु का द्रव्यमान का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फिर वो संवेग हो जाता है। अब इस चीज से एक चीज निकल के सामने आती है स्पष्ट तौर पे, यहां पे द्रव्यमान का हमने गुणा किया, इसका मतलब ये हुआ अगर द्रव्यमान कम है, अगर द्रव्यमान कम है तो किसी वस्तु का संवेग क्या होगा? संवेग भी कम होगा। अगर किसी वस्तु की डेंसिटी यानी द्रव्यमान अधिक है तो उस वस्तु का संवेग भी क्या होगा? अधिक होगा। आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूं लाइव। ये आप खड़े हो, देखो इस टाइप से, ऐसे मुंह बना के, जब कोई गलती करते हो तो ऐसे तो रहते नहीं हो, ऐसे तो आप दिखोगे नहीं, पक्का पता है। आप ऐसे गलती करके बुरा सा मुंह बना करके खड़े हो चोरी की घर में, और उसके बाद में मम्मी ने डांट लगाई और एक गाल पर थपाड़ा मारा इतना छोटा सा, तो छोटी चोट लगेगी। आप बाहर गए और खुश हो गए, चलो आए तो छोटी घली, ज्यादा नहीं पड़ पाई मेरे में जोर की। लेकिन भाई ये तो मां थी, उनके हाथ का जो द्रव्यमान था, मां के जो हाथ का द्रव्यमान था, यानी कि उसका मास डेंसिटी, सॉरी गलत लिख दिया था मैंने, मास द्रव्यमान था, वो क्या था? वो कम था तुलनात्मक रूप से पापा के। अब पापा का एक और तमाचा गला, वो उनका इतना बड़ा, तो आपकी हालत ऐसी थी, और जैसे ही आप बाहर निकले तो आपकी हालत हो गई ऐसी, और आपके बाल ऐसे 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 बिखर गए, बाल भी बिखर गए। यानी कि आपको आघात ज्यादा मां के थप्पड़ से लगा या पापा के थप्पड़ से, क्योंकि उनके पापा के हाथ का जो द्रव्यमान था वो ज्यादा था। यही चीज मैं बता रहा था कि यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान यानी कि उसका मास, सॉरी डेंसिटी लिख दिया, मास यदि कम है तो उसका संवेग कम होगा, और मास यदि ज्यादा है तो उसका संवेग क्या होगा? ज्यादा होगा। तो न्यूटन का दूसरा नियम यही है, यदि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है, और उस वस्तु में संवेग का परिवर्तन
उस बल की दिशा में होता है। यानी कि अगर ये वस्तु है, अगर इस पर इधर से बल लगता है तो वस्तु में जो संवेग में परिवर्तन है, उसकी जो वेग है उसमें परिवर्तन होगा, इस दिशा में होगा, ना कि इस दिशा में होगा। जिधर से बल लगेगा उसी डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब ये। तो इससे हमें एक चीज निकल के आती है, न्यूटन की गति के दूसरे नियम से एक बल का फॉर्मूला निकलता है। यानी किसी वस्तु का त्वरण अगर a है और वस्तु का द्रव्यमान m है, यदि किसी वस्तु के त्वरण में द्रव्यमान से गुणा कर दिया जाए तो उस वस्तु बल का फॉर्मूला हमारे सामने निकलता है। और इसको डीप डिस्क्राइब करने की मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा जो है उसमें इससे ज्यादा अंदर का क्वेश्चन नहीं आने वाला है, क्योंकि इससे आगे जाएंगे तो वो न्यूमेरिकल हो जाएगा, एक समीकरण हमको सॉल्व करने पड़ेंगे, ये चीजें नहीं पूछी जाती यहाँ पर, एक सामान्य विज्ञान पूछा जाता है। इसका उदाहरण हम लेते हैं, आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है, मुझे लगता है ज्यादातर लोग मैच देखते ही होंगे और देख ही रहे होंगे, ठीक है। तो जब एक खिलाड़ी कैच करता है किसी मतलब बॉल को जब पकड़ता है तो वो बॉल को इस तरीके से आई और वो एकदम से पीछे कर लेता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसलिए करता है कि वो वस्तु को अपने हाथ में ग्रिप में एडजस्ट कर सके, यानी कि उस संवेग जो है ना उस वस्तु का आया पड़ा और उसने पीछे किया, उसको अपने हाथ में एकदम से अगर उसने ऐसा करके रखा तो हो सकता है उसका हाथ टूट भी सकता है। तो ये चीज रहती है, इसलिए वो ऐसा करता है। अब हम पढ़ते हैं तीसरा नियम, और न्यूटन का गति का तीसरा नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी कि वो कहता है यदि आप किसी में एक थप्पड़ मारो तो कोई दूसरा भी तुम्हें दूसरा थप्पड़ मारेगा। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है क्या? बिल्कुल नहीं, ये मजाक वाली बात थी। तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या कहता है कि जब हम किसी वस्तु पर एक बल लगाएं, इधर से धक्का दें, तो वस्तु उतना ही बल दूसरी तरफ से हमारे ऊपर लगाएगी। यानी कि हम किसी वस्तु पर कोई इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जब एक वस्तु पर कोई बल लगाते हैं तो वस्तु उतना ही बल उसी अनुपात में विपरीत दिशा में उस वस्तु पर लगाएगी जिसके द्वारा उस पर लगाया गया था। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं, जब आप लोगों ने बंदूक तो चलाई नहीं होगी, शायद भिंड मुरैना वाले हो तो हो सकता है एग्जाम्पल कभी प्रैक्टिकल किया हो जीवन में, कोई बात नहीं। तो अगर हम बंदूक को चलाते हैं ऐसे, उसकी नली को यहां रखते हैं, तो जब बंदूक की गोली आगे जाती है तो बंदूक के द्वारा हमारे ऊपर एक बल लगता है जो पीछे की तरफ जाता है, तो पीछे की तरफ धक्का लगता है एकदम से। एक एग्जाम्पल इसका हो गया। दूसरा, ये नाव है, सम्मान लेना कि नाव है, नहीं तो मानो नहीं, ये पानी है। जब आप इस नाव से जैसे ही आप कूदोगे, इस प्लेटफॉर्म पर मान लीजिए आप कूद रहे हो, तो इस आपके द्वारा इधर को कूदने का प्रयास किया जाएगा। जैसे ही आप इधर कूदोगे तो आपके पैर के द्वारा नाव पर विपरीत दिशा में एक बल लगेगा, उतना ही बल जितना आपने उस पर आगे बढ़ने के लिए लगाया। तो वो नाव पर जो बल लगेगा इससे नाव पीछे की तरफ थोड़ी सी चली जाएगी, और आप ज्यादा चली जाएगी तो आप नीचे डूब पानी में गिरोगे, स्वाभाविक सी बात है। तो एक तो ये रहता है। दूसरा, इसी क्रिया प्रतिक्रिया के बल की वजह से हम ऐसे चल पा रहे हैं, क्योंकि मैं पैर से जमीन को पीछे की तरफ धक्का दे रहा हूं और जमीन मुझे आगे की तरफ खिसका दे रही है। अब बोले जमीन तो पीछे खिसक नहीं रही आपके, आपने तो कहा था कि बल लगाने से पीछे की तरफ खिसक आती है। कह दो जमीन जो है उसका मास द्रव्यमान इतना ज्यादा है कि हम उससे तुलना करना ही अपने आप में पागलपन होगा, बिल्कुल पागलपन होगा। हम अगर जमीन की मास से अपनी तुलना करते हैं तो स्वाभाविक सी बात है ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर क्या होगा, हम देखते हैं कि वो वस्तु तो नहीं हटती, हम खुद ही आगे निकल लेते हैं। कोई वस्तु किसी भी प्रकार से जमीन पर चल रही है, स्थिर है, कुछ भी है, तो वो क्रिया प्रतिक्रिया बल का एक सटीक एग्जाम्पल है। तो हम लोगों ने ये देखा। दूसरी बात, एक एग्जाम्पल ये भी है, जब कुएं से हम पानी खींचते हैं और एकदम से रस्सी टूट गई, जैसी ही रस्सी टूटी तो हम पीछे की तरफ धड़ाम से गिरते हैं। आगे की तरफ क्यों नहीं गिरते? क्योंकि हम जो बल लगा रहे थे ऑलरेडी आगे की तरफ लगा रहे थे, खींच रहे थे बहुत ज्यादा। जैसे ही रस्सी टूटी, हम पीछे की तरफ जो बल के जरिए उसको खींच रहे थे वो एकदम से हावी हो गया और हम पीछे की तरफ निकल लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है। अगला जो है गुरुत्वाकर्षण के नियम, और ये उसी पुस्तक में द प्रिंसिपिया में न्यूटन ने दिए थे।
और गुरुत्वाकर्षण के नियम देने के पीछे की एक बड़ी रोचक सी कहानी है, और रोचक सी कहानी यह है कि ऐसा कहते हैं कि एक बार न्यूटन महोदय किसी सेब के पेड़ के नीचे सो रहे थे, अचानक से सेब गिरा और उनके टकले पे आके गिरा। टकला नहीं था हालांकि वो, पर अपन समझ लें कह सकते हैं, और टकले पे आके गिरा और उनको उठ करके भड़बड़ा के उठे, यार इतना तो मैं सोया भी नहीं और इसने मेरे को इतना दर्द कष्ट दे दिया, क्या करना चाहिए, कुछ नहीं करो। उसने देखा ये सेब के लिए इधर इधर ऊपर नीचे दाएं बाएं सब जगह खाली जगह दिख रही है, ये कहीं भी जा सकता था लेकिन ये कहीं नहीं गया। तो क्या हुआ, ये मेरे सर पे क्या जगह मिली से गिरने के लिए। पर उसने सेब को ऐसे उछालना शुरू कर दिया, और जैसे उसने उछाला तो बार बार उसके हाथ में आ रहा। उसने फिर देखा नहीं, एक लॉजिक है। उसने कहा कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, और यहीं से उसके दिमाग में आता है आकर्षण का कॉन्सेप्ट। लेकिन आकर्षण का कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में आया उससे पहले कि मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, हमारे प्राचीन भारत में एक वैज्ञानिक थे ब्रह्मगुप्त। जिन्होंने ब्रह्मपुष्ट सिद्धांत दिया, अपनी किताब लिखी ब्रह्मपुष्ट, जिसमें उन्होंने एक दिया ब्रह्मपुष्ट सिद्धांत। और इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, और ये आकर्षण सभी वस्तुओं पर समान होता है। बस उन्होंने इसका फिजिकल डेरिवेटिव नहीं किया उन्होंने, तो इसलिए उनको नाम नहीं मिला, या फिर कुछ और वजह हो सकती हैं। खैर छोड़ो, हम पढ़ते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, और उन्होंने बताया कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार प्रत्येक पदार्थ एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। न्यूटन कहता है कि ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक पिंड यानी कि पदार्थ प्रत्येक वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, उसके अंदर आकर्षित करने की प्रवृत्ति होती है। दूसरा, सर आइजैक न्यूटन ने 1660 में इसका प्रतिपादन किया था। न्यूटन ने अपने मौलिक खोजों के आधार पर केवल पृथ्वी नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। अपने सिद्धांत में यह भी बताया कि केवल पृथ्वी नहीं, ब्रह्मांड में मौजूद सभी कण एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और क्या बताया उन्होंने, कणों के बीच यानी कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उनके उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उन्होंने ये कहा, इसका मतलब यह है कि जो पिंड हैं उनके मध्य जो बल लग रहा है, ये जो बल है इसी को उन्होंने कहा आकर्षण बल, और इनके मध्य ये कार्य कर रहा है इसी को कहा है, इनके मध्य जो बल लग रहा है उसी को कहा उन्होंने आकर्षण बल, और इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल का कारण है वो है आकर्षण, ये बताया उन्होंने। आगे हम देखते हैं कि न्यूटन के थोड़ा इसमें एक चीज और देख लेते, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, बस इसको थोड़ा सा पढ़ने की जरूरत है। और यह है किसी वस्तु पर आरोपित सभी बलों का मान शून्य है। यानी कोई वस्तु है, अगर इस पर इधर से इधर से इधर से इधर से सारे बल लग रहे हैं और वस्तु स्थिर अवस्था में है, तो इसका मतलब यह है कि उस पर लगने वाले सभी बल का मान क्या है, शून्य है। कैसे, अगर आप लोगों ने बचपन में कंचे खेले होंगे, एक कंचा इधर से मारा एक दूसरा, अगर ये समान द्रव्यमान के हैं तो जैसे ये आकर कि ये जो कंचा है इधर इससे टकराएगा, यानी कि इस पे जाकर टच होगा, सीधा इधर से टकराएगा, यानी कि ये कंचा रखा था इस पर आकर के टकराया, तो आप देखोगे ये एकदम से स्थिर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, गतिशील हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि किसी वस्तु पर आरोपित सभी बलों का मान शून्य है, अर्थात परिणामी बल का मान शून्य है, तो उस वस्तु के संवेग का मान भी स्थिर रहेगा। रॉकेट
का ऊपर जाना, बराबर संवेग वाली दो गेंदों का आपस में टक्कर होने पर एक गेंद का अचानक रुक जाना, इस बात का उदाहरण है। इसी को हम संवेग परिवर्तन का नियम कहेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहता है, और उनका नियम ये कहता है, नियम अभी हमने सिद्धांत देखा था, नियम ये कहता है अगर दो पिंड हैं m1 और m2 उनके द्रव्यमान हैं तो इनके मध्य की दूरी यदि r है, ये क्या है, दूरी r है, तो उनके मध्य लगने वाला जो बल है वो, इनके मध्य लगने वाला बल है उनकी द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि इसे दूसरे तरीके से हम देख सकते हैं। यानी कि दो पिंड हैं m1 m2, इन दोनों के मध्य की दूरी r है, ठीक है। तो इनके मध्य जो बल लगेगा वो इन दोनों के गुणनफल के समानुपात, दोनों की जो द्रव्यमान है उनके गुणनफल के समानुपाती होगा। और दूसरी बात, उनके मध्य लगने वाला जो बल है उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर हम दोनों को एक कर देते हैं, अब दोनों से हमें एक चीज निकल के आ जाती है कि जो F है यानी जो बल है उनकी दूरी के उनके द्रव्यमान और गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये दूरी एक पिंड के केंद्र से दूसरे पिंड के केंद्र की दूरी होती है, ना कि उसकी सतह से, ठीक है। तो इससे आगे जो चर्चा है हम आगे करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो चलो ठीक है, इसका महत्व भी देखते हैं हम। इस गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है? सबसे बड़ी चीज यह है, इसके कारण हम पृथ्वी से बंधे रहते हैं। अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता तो हम पृथ्वी से अंतरिक्ष में कहीं भी उड़ चले जाते, लेकिन हम पृथ्वी सतह पर अपनी गतिविधियों को सही ढंग से अंजाम देते हैं। इसका मतलब यह है पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बना है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की जो गति है वो भी गुरुत्वाकर्षण के कारण ही होती है, और सूर्य के चारों ओर जो ग्रह उपग्रहों की गति है वो भी गुरुत्वाकर्षण के कारण होती है। और गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर ज्वार और भाटे आते हैं। और ज्वार भाटे, आप लोग फिजिक्स का एक टॉपिक है ज्वार भाटा, उसमें आप पढ़ोगे, आपको हेमलता मैम इस बात को बताएंगी, ये चीज रहती है। तो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है हम लोगों ने देखा, इसके महत्व देखा, उपयोग देखे, और इसके बाद हम लोग आगे और भी चीजें पढ़ेंगे। फिर कल हम जो क्लास है उसमें आपको बताएंगे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे गुरुत्व है, गुरुत्वाकर्षण है, और एक नाम और होता है ज्वारीय बल। ये सारे के सारे चीजें एक ही होती हैं, हम इनको पर्यायवाची के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इनमें तकनीकी तौर पर सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। तो इस चीज का हम चर्चा करेंगे आने वाली अगली क्लास में कल। तब तक लिए नमस्कार, बाय।